आज हम यूपी टेट सीडीपी की 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो भी विद्यार्थी थियरी पढ़े हैं और वो जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करें। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? ऑप्शन ए सूझ, ऑप्शन बी निराशा, ऑप्शन सी चिंता, ऑप्शन डी नकारात्मक मानसिक वृत्ति। निराशा, चिंता और नकारात्मक मानसिक वृत्ति ये तीनों समस्या समाधान में बाधक बनते हैं, जबकि सूझ समस्या समाधान में बाधक नहीं बनता है। यही हमारा ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक संवेग है? ए उद्दीपक, बी स्मृति, सी आमोद, डी ध्यान। इसका ऑप्शन सी सही है, आमोद। तीसरा क्वेश्चन है, FIACS के साथ मूल रूप से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए हर्बर्ट, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी फ्लेंडर, ऑप्शन डी मॉरिसन। का ऑप्शन सी सही है। इसका फुल फॉर्म होता है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी। 1 से 7 पॉइंट तक टीचर टॉक होता है। इसमें जो है टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं। 8-9 पीपल टॉक है, इसमें बच्चे बोलते हैं। और 10 नंबर साइलेंस है, इसमें मना रूप से मनन किया जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? प्रश्न कह रहा है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं है? ए प्रश्न पूछने में उत्साहवर्धक तरीकों का प्रयोग करना, बी प्रश्नों को प्रोत्साहन देना, सी हाँ अथवा ना उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ाना, डी सुनने में संवेदनशीलता विकसित करना। प्रश्न कौशल के लिए ऑप्शन सी सही नहीं होगा, क्योंकि केवल हाँ या ना उत्तर वाले प्रश्न कौशल के लिए सही नहीं होते। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक है? ए साक्षात्कार, बी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षा, सी निर्धारण मापनी, डी अवलोकन। इसका ऑप्शन बी सही है, इसको TAT बोलते हैं। छठा क्वेश्चन है, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे कहते हैं? ए आयोजन, बी अनुवाद, सी प्रबोधन, डी उद्भावन। इसका ऑप्शन डी सही है, उद्भावन। सातवां प्रश्न है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है? अर्थविज्ञान, रूपग्राम, ध्वनिग्राम, वाक्यविन्यास। इसका ऑप्शन सी सही है, ध्वनिग्राम। फोनिज्म कहते हैं, इसे फोनिम भी कहते हैं। निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में क्रिएटिव थिंकिंग अच्छी तरह लग रही है, यही आप प्रश्न पूछ रहा है। जब आप बच्चे से कहेंगे इसे कौन बता सकता है, या जब आप बच्चे से कहेंगे सही उत्तर बताओ, या जब आप बच्चे से कहते हैं क्या आप इसका उत्तर बता सकते हैं, या जब आप बच्चे से ये कहते हैं इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसमें बच्चा अपना खुद का क्रिएटिव थिंकिंग यूज करेगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करेगा, जो सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती है।
सूक्ष्म शिक्षण क्या है? मूल्यांकन शिक्षण, वास्तविक शिक्षण, अवसरणीय शिक्षण, प्रभावशाली शिक्षण। प्रश्न कह रहा है सूक्ष्म शिक्षण का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है स्केल डाउन शिक्षण। ये ऑप्शन सही होगा। यह बड़ी कक्षा का एक मिनी वर्जन, छोटा रूप होता है। इसमें कुल 36 मिनट मिलते हैं। इसमें सूक्ष्म शिक्षण करते समय प्लान लोग बना कर ले जाते हैं। 6 मिनट में टीच पढ़ाते हैं, 6 मिनट में फीडबैक लेते हैं, फिर 12 मिनट में रीप्लान करते हैं, फिर 6 मिनट में रीटीच करते हैं, फिर 6 मिनट में रीफीडबैक लेते हैं। कुल 36 मिनट लगते हैं। 10वां प्रश्न है सूची ए तथा सूची बी के सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए बी को मिलाना है। हल का संबंध है प्रणोद आकलन सिद्धांत से, मैकडूगल मूत्र वृद्धि सिद्धांत है, फ्रायर मनोविश्लेषण सिद्धांत है, मैस्लो आवश्यकता सिद्धांत है। इसका ऑप्शन बी सही है। 11वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम लर्निंग जिसे कहते हैं, का सिद्धांत नहीं है? अभ्यास का सिद्धांत, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। ये तीनों प्रोग्राम लर्निंग के हैं। ऑप्शन ए यही नहीं है, इसलिए यही सही ऑप्शन है। 12वां क्वेश्चन है थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत एसआर थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन ए क्रिया प्रतिशोध व्यवहार, अंतर्नोद अभिप्रेरक उद्दीपक, ऑपरेंड बिहेवियर, वी ड्राइव मोटिव, डी स्टिमुलस। 3 इसमें है जो महत्वपूर्ण है, एक यही महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि क्रिया प्रतिशोध का व्यवहार ये वाला नियम स्किनर का है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गैनी ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? ए प्रत्यक्ष अधिगम, बी शाब्दिक अधिगम, सी संकेत अधिगम, डी श्रृंखला अधिगम। ऑप्शन सी सही है, सिग्नल लर्निंग। गैनी का हायरार्की नियम है, ये 8 है। सबसे नीचे जो है सिग्नल लर्निंग है, सबसे ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नीचे के 4 जो है बिहेवियर एस्पेक्ट है, व्यवहारिक पक्ष है, और ऊपर के 4 है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक पक्ष के हैं। 14वां प्रश्न है शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है। प्रश्न कह रहा है जब आप टीचिंग करा रहे होते हैं तो इसमें जो आपका आवाज का उतार चढ़ाव है कौन सा कार्य करता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल। इसका उत्तर ए है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। पढ़ाते वक्त जो आपका हाव भाव है, चलने की प्रक्रिया है, वो सब उद्दीपन परिवर्तन कौशल में आते हैं। निम्न में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? मतलब कम्युनिकेशन प्रोसेस का तत्व कौन सा नहीं है? माध्यम ये तो है, इंटरेक्शन ये भी है, प्रतिपुष्टि फीडबैक ये भी है, रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन ये नहीं है। ये नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही होगा। जहाँ जिस क्वेश्चन में नहीं दिया रहे तो उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। सेंडर मैसेज बनाता है तो इनकोड करता है, फिर भेजता है, रिसीवर लेता है उस मैसेज को तो डिकोड करता है। ऐसे
कोई मैसेज 143 इनकोड करके भेज दिया गया मैसेज बना के, तो उसे रिसीवर लेगा तो 143 को तोड़ेगा और जानेगा कि क्या मैसेज लिखा गया है इसमें कोडिंग करके। 16वां प्रश्न है, मंदित मना अर्थात मंदबुद्धि के जो बालक होते हैं की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जा सकता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अन्वेषण, बी त्वरण उपागम, सी संवर्धन उपागम, डी उच्च स्तरीय पाठचर्या। त्वरण उपागम, संवर्धन उपागम, उच्च स्तरीय पाठचर्या ये तो गॉड गिफ्टेड बालकों के लिए होते हैं। मंदबुद्धि के लिए ऑप्शन ए व्यक्तिगत अन्वेषण होता है। जब कोई बच्चा मंदबुद्धि वाला हो उसे व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने पर उसे ज्यादा समझ में आता है, इसलिए व्यक्तिगत अनुदेशन उसे देना चाहिए। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, ये तो सत्य है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, ये भी सत्य है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गलत है, इसीलिए ये सही है। विकास केवल मात्रात्मक नहीं है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रक्रिया है। क्योंकि विकास जो है आपकी केवल बॉडी की से नहीं होता है, आपकी समझ का भी कितना डेवलपमेंट होता है वो भी विकास के अंतर्गत आता है। 18वां क्वेश्चन है, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी बालक की विशिष्ट योग्यता जो होती है उस क्षमता को क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं, वैल्यू कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, उसे अभिक्षमता कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं। 19वां प्रश्न है, ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक जिसे आइकॉनिक स्टेज कहते हैं की अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? प्रश्न कह रहा है जो पियाजे ने 4 स्टेज दिया है, ब्रूनर की किस स्टेज से वो मैच करती है? आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक का तात्पर्य होता है जिसमें बच्चा चित्रों को देखकर सीखता है। 4 ऑप्शन है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेगात्मक अवस्था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज और पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज दोनों सेम है, क्योंकि बच्चा उसमें भी चित्रों को देखकर ज्ञान प्राप्त करता है और इसमें भी चित्रों को देखकर सीखता है। 20वां प्रश्न है, कौन सा व्यक्तित्व गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? फ्रायड, आल्पोर्ट, कैटल, आइसेंक। का ऑप्शन ए सही है, फ्रायड। ट्रेड थ्योरी से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों ट्रेड थ्योरी से संबंधित है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? इसके लिए हम एक सूत्र ध्यान रखेंगे जिसको कहते हैं फफोई। यहाँ लिखते हैं फफोई। पहले एफ से है फ्लुएंसी, दूसरे एफ से है फ्लेक्सिबिलिटी, ओ से है ओरिजिनलिटी, ई से है इलेबोरेशन, प्रवाह, विशेषता, मौलिकता, विस्तारण। इसका ऑप्शन बी सही है। 22वां प्रश्न है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? पराहम, बी नर्सिसिज्म, सी ओडिपस कॉम्प्लेक्स, डी इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स।
इसका ऑप्शन सी सही होगा, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। एक बालक का अपने माता के प्रति जो प्रेम की भावना विकसित होती है उसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जबकि एक बालिका का अपने पिता के प्रति उसके मन में जो प्रेम की भावना विकसित होती है उसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही है क्योंकि इसमें बालक के लिए पूछा है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियमों में से शामिल नहीं है? थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया है, अभ्यास का नियम, तत्परता के नियम और तीसरा नियम है प्रभाव का नियम। ये तीनों थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। इसमें गौण नियम का पूछा है जो कि शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सादृश्यता का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। ऑप्शन डी इसका सही होगा क्योंकि ये थॉर्नडाइक का कोई भी लॉ नहीं है। 24वां प्रश्न है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? ये क्षैतिज अंतरण है, धनात्मक अंतरण है, ऊर्ध्व अंतरण है, द्विपार्श्विक अंतरण है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, धनात्मक अंतरण। मतलब जब कोई व्यक्ति स्कूटर चलाना सीख गया है तो वो स्कूटर चलाते समय जिन अनुभवों नियमों को सीखा है वो कार चलाते समय जब उन नियमों अनुभवों का उसमें प्रयोग करता है और उससे जो उसे कार सीखने में सहायता मिलती है तो वही पूछ रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर कहते हैं क्योंकि आपने एक अनुभव प्राप्त किया, उस अनुभव को दूसरे कार्य को सीखने में उस अनुभव का प्रयोग कर रहे हैं। 25वां प्रश्न है, संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जो बातचीत करने के लिए कहा जाता है। अक्षमता पूछा है। ऑप्शन ए डिस्फेजिया, ऑप्शन बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया गणना से संबंधित है, डिसलेक्सिया रीडिंग से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिस्फेसिया ये कम्युनिकेशन से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक नहीं है, अर्थात यहाँ जो शिक्षण विधि लर्नर सेंटर्ड नहीं है वही बताना है। मतलब टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें पूछा है प्रजातांत्रिक नहीं है। प्रोजेक्ट विधि, बी सहभागी विधि, सी व्याख्यान विधि, डी सामूहिक चर्चा विधि। प्रोजेक्ट विधि लर्नर सेंटर्ड है, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। सहभागी विधि ये भी लर्नर सेंटर है, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। सामूहिक चर्चा परिचर्चा विधि, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा। लेकिन व्याख्यान विधि इसमें बच्चा एक्टिव नहीं रहेगा, इसलिए ये प्रजातांत्रिक विधि नहीं है, ये टीचर सेंटर मेथड है। 27वां प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए व्यवस्थापन, ऑप्शन बी अनुक्रिया, ऑप्शन सी आग्रहण, ऑप्शन डी ज्ञान। ब्लूम टेक्सोनॉमी में जो अफेक्टिव डोमेन है उसमें से कौन सा इससे संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी ज्ञान ये संबंधित नहीं है, एक ऑब्जेक्टिव से संबंधित नहीं है, भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, कॉग्निटिव से संबंधित है। 28वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? ऑप्शन ए परावर्ती स्तर, ऑप्शन बी प्रेरणा स्तर, ऑप्शन सी स्मृति स्तर, ऑप्शन डी अवबोध स्तर। इसके लिए हम याद रखेंगे यम यू आर। यम से मेमोरी लेवल, यू से अंडरस्टैंडिंग लेवल, आर से रिफ्लेक्शन लेवल।
बी ऑप्शन मोटिवेशन लेवल, ये कोई इसमें चरण नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन सही है। 29वां प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया उद्दीपन एवं डैश के बीच की संगति है। ए पूर्व अनुभव, बी व्यवहार, सी अनुक्रिया, डी प्रश्न। तो ऑप्शन सी सही होगा, अनुक्रिया, जिसको रिस्पॉन्स कहते हैं। स्किनर के लॉ में हमने पढ़ा है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। 30वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी, जिसे प्रोग्रेसिव थ्योरी पर आधारित है, प्रगतिवादी सिद्धांत पर आधारित है? आगमन है, समस्या समाधान है, प्रश्नोत्तर है, निगमन है। इसका ऑप्शन बी सही है, प्रोग्रेसिव थ्योरी में समस्या समाधान ऑप्शन सही है। ये प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है। आज के 30 क्वेश्चन पूरे हैं। क्लास कैसी लगी है आपको? यदि क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हमारे चैनल का नाम @aloksinh_656 है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल नोट पर क्लिक कर दें।